मॉर्निंग। सो गाइस, ये विजन के 5 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। कल वीडियो इसलिए नहीं लेके आ पाई क्योंकि काफ़ी जगह बिजी थी मैं। ठीक है, तो गाइस पॉलिटी का जो कोर्स है वो मैं 10th मार्च से फाइनली स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक बच्चा भी आएगा, एक बच्चे के लिए भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स नहीं चलेगा। तो 10th मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, पॉलिटी का है, इसमें आपका पूरा लक्ष्मीकांत कवर होगी। आपकी लक्ष्मीकांत के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको पता है ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो सब कवर होगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके इसकी डिटेल्स पूछ सकते हैं, मित्तल वैशाली 94। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है या फिर आपका मित्तल वैशाली 0209 इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स रिलीज। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है, ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या कोई इंडेक्स रिलीज हुआ है कि लैंड की क्या रिकॉर्ड है, उनका एक इंडेक्स है, उसको रिलीज किया गया। ठीक है, ये इंडेक्स किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की लैंड पॉलिसी इनिशिएटिव का पार्ट है, जो 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम यही था कि हमारे लैंड के ऊपर जो हमारा रिसर्च है, इकोनॉमिक रिसर्च, या जो भी एनालिसिस है, या जो हमारे पास डाटा की जो कमी है, उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, सिंपल बात आपको समझ में आएगी। इसका काम यही है कि लैंड से रिलेटेड जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी पॉलिसीज है, एनालिसिस है, या जो भी डाटा का जो गैप है, उसको हम फिल कर सकें। ठीक है, इसलिए इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का थिंक टैंक है। कौन? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल जो एवरेज है वो इंप्रूव हुई है 16.2% बिटवीन द 2 राउंड 2019 से लेकर 2021। मतलब कि जब से हमने इसको लॉन्च किया है तब से क्या है, तो जो ये इंप्रूव हुआ है कितना, 16.2%। इसके अलावा ये देखा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा काफी जगह हमारी इनिशिएटिव चल रहे हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो डिजिटाइज करने में रिकॉर्ड्स को काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस में भी। अब देखो, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना क्यों जरूरी है, ये हम काफी बार पढ़ते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिया में वो बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट जो सिविल, आपको पता है 2 तरह के केसेस होते हैं, एक सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तो जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल केसेस में कवर होते हैं। तो जो लैंड डिस्प्यूट्स है वो नियर अबाउट 60 to 70% अकाउंट करते हैं ऑफ ऑल द सिविल केसेस। इसके अलावा ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ये से कहीं ना कहीं क्या होता है, जो टेनर्स होते हैं वो इनसिक्योर बन जाते हैं। मतलब कि आप जिस लैंड के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, मालिकों के बीच में तो केस चल रहा है, लेकिन अगर आपने वो लैंड क्या है रेंट पे दे रखा है, तो जो टेनर होता है ना वो इनसिक्योर हो जाता है और उसको हर्डल मिलता है। मतलब कि वो अगर लोन लेना चाहते हैं वो उसको लोन नहीं मिल पाता, या फिर जो भी अगर वो लैंड के बेस पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, मतलब चाहता है, वो नहीं कर पाता। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्प्यूट्स है वो आपको पता है एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है इन अ बिजनेस क्लाइमेट। इसके अलावा क्या है, न्यू इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, और गवर्नेंस में कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। मतलब कि देखो आपको पता है जहाँ पे भी डिस्प्यूट हो जाता है वहां पे आप नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, इसके अलावा उसको गवर्न करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देख सकते हो डिजिटली पुश किया है, जो लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स है वो 2019 में फॉर्मुलेट किया गया था, जिसको ऑब्जेक्टिव क्या था हमने आपको बता ही दिया कि जो लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब 5 स्टेट देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या डिजिटाइजेशन है। मध्य प्रदेश में 80.2% है, वेस्ट बंगाल का 78.5% है, ओडिशा में 77.2 है, महाराष्ट्र में 70.9 है, तमिलनाडु में 70.3। ठीक है, रैंक में कोई चेंज नहीं आया इनके। ठीक है, मध्य प्रदेश के रैंक में वही था जो है, वेस्ट बंगाल 4 रैंक ऊपर गया है, ओडिशा 1 रैंक नीचे गया है, महाराष्ट्र भी 1 रैंक नीचे गया, तमिलनाडु के रैंक में कोई नहीं है। ठीक है, बॉटम 5 स्टेट्स हैं जिनमें मतलब कि जो डिजिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं है लैंड रिकॉर्ड्स की। सबसे बेकार स्टेट है सिक्किम, जिसमें ओनली 8.8% जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो डिजिटाइज है। असम में 18.5% है, केरला में 21.4% है, मणिपुर में 22.3% है, और गुजरात में 35.3% है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में सबसे जो अच्छी स्टेट है जो और ये वो MP, और सबसे जो वर्स्ट स्टेट है वो कौन सी है, सिक्किम है। एटलीस्ट ये 2 आपको पता होना चाहिए। अब क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेंगे। सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथनिंग फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड की स्कीम को स्टार्ट की गई थी 1987 to 1988 में। इसके अलावा कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स 1988 और 1989 में स्टार्ट की गई थी। बाकी
ये भी सब रिसेंट ही है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो 2008 और 2016 में शुरू हुई है, ठीक है, ताकि हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन बनाएं। अब क्या लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में एक्चुअली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि ये जो इतनी जो स्टेट्स है वो इतना वर्स परफॉर्म कर रही है। देखो क्या है, पहली बात तो आपके पास डाटा नहीं है, इनकम्प्लीट डाटा या इनएक्सेसिबल डाटा है। इसके अलावा क्या है, कई लोगों के इतने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करना क्या है बहुत खुद में एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा पहले एक स्वामित्व स्कीम भी स्टार्ट हुई थी, दैट इज द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, जिसको हमने इसलिए लॉन्च किया था ताकि हम क्या कर सके, जो लैंड में जो टाइटल्स है, मतलब कि किसके नाम है ये लैंड, उसको हम दे सके, उस लैंड का टाइटल दे सके जो अभी तक अनमैप्ड है या फिर रूरल इंडिया में वो पड़ा है। मतलब कि कहीं पार्ट्स ऐसे होते हैं, मतलब कि गांव में ऐसे होता है, वहां पे बंदे रह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो उनके नाम है या नहीं है वो किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो यही है कि ताकि या तो हम उनके नाम वो कर दे जहां वो रह रहे हैं, ठीक है, या फिर जो अभी तक अनमैप्ड है, मतलब कि उस जगह को हमने नहीं बताया हुआ कि हाँ भी ये किसका है, तो उसको मैपिंग कर दे। सिंपल बात है, ठीक है। स्वामित्व स्कीम इसलिए लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, UNGA डिक्लेयर्स 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये जो हमारी न्यूज है किसमें कवर होगी, देखो मिलेट्स की बात हो रही है तो आपको समझ में होगा एनवायरमेंट में कवर होगी, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंडर। अभी क्या रिजोल्यूशन इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया और साथ में बांग्लादेश, केन्या के द्वारा भी स्पॉन्सर किया गया है, जिसको अभी अडॉप्ट किया है किसके द्वारा, UNGA के द्वारा, दैट इज द UN जनरल असेंबली के द्वारा। अब इसका एम क्या है, देखो आप समझ में आ रहे हो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसका मतलब कुछ मिलेट्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। आपको पता है मिलेट्स होता है कि दे आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती है जो मेनली सीरियल क्रॉप्स या ग्रेन ग्रोथ होती है, और ये एक तरह का ह्यूमन का फूड भी है और आप इसको एज अ फोडर भी यूज कर सकते हो, मतलब कि एनिमल्स को भी आप इसको चारा की तरह इसको मतलब खिला सकते हो। 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स है जो हमारी इंडिया में मतलब की ग्रो होती है, जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, एक बाजरा हो गया और एक रागी होगी, जिसे फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेके हैं ताकि हम मिलेट्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करें। सबसे पहले एक लिया हुआ इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ताकि हम क्या कर सके, मिलेट्स को प्रमोट कर सके एज अ न्यूट्री सीरियल। इसके अलावा एक इंसेंटिव स्टार्ट किया गया कि किस तरह से हम जो मिलेट्स का है इनका जो MSP उसको बढ़ा सके, ठीक है। अगर हम इसका MSP बढ़ाएंगे तो फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उनको इसका प्राइस अच्छा मिलेगा। अब व्हीट और राइस की इतनी प्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि इसका MSP अच्छा है। अगर हम मिलेट्स का भी MSP बढ़ा देंगे तो इसका भी क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, ठीक है। 2014 से 2020 में अगर देखा जाए तो MSP का जो रागी का जो MSP है वो नियर अबाउट 113% बढ़ाया है और बाजरा का 72% बढ़ाया है और जवार का 71% बढ़ाया है। वो किस लिए बढ़ाया है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ताकि इसकी प्रोडक्शन। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, इसमें कोर सीरियल्स मतलब कि जो मोटे अनाज है उसमें इनकी इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अभी इसका एम क्या है, मतलब कि UNGA ने जो 2023 को डिक्लेयर किया है एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि हम क्या जो मोटे अनाज है उनके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स क्या है उनकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सके, ताकि लोग इसकी ज्यादा कंज्यूम करें, ताकि और हम इनकी कल्टीवेशन बनाए रखें। क्योंकि एक बात बताओ, अगर उस चीज की डिमांड नहीं होगी तो फिर हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं पहले इसकी डिमांड बनाए। डिमांड हम कैसे बढ़ाएंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि अरे हाँ यार इनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको कंज्यूम करो, ताकि हम उसकी कल्टीवेशन बना के रखें अंडर एडवर्स एंड चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। इसके अलावा लोगों को फोकस करना कि आप क्या कर सकते हो, मिलेट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करो। मतलब ये देखो, नो डाउट आज का जो इमर्जिंग टॉपिक्स है मेनली रिसर्च वहां ही हो रही है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम भी क्या करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलेट्स के एरिया में भी फोकस करें और वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और इसकी जो सर्विसेज है रिलेटेड टू मिलेट्स उनको एक्सटेंड करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मिलेट्स क्या है, जरा आप देख लेते हो। मिलेट इज एन अप्रोच फॉर सुटेबल एग्रीकल्चर एंड हेल्थी, बट किस तरह से है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी, देखो ये सस्टेनेबल फूड सोर्स है, ये जो मतलब हंगर को कॉम्बाट कर सकते हैं इन चेंजिंग वर्ल्ड क्लाइमेट। आपको पता है जो मोटे अनाज होते हैं वो मतलब कि किसी भी क्लाइमेट में उग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट स्ट्रेस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रेजिस्ट होते हैं। पेस्ट और डिजीज से भी क्या होता है, ये कहीं ना कहीं मतलब कि इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए क्या हंगर को मिटाने में सबसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, आपको पता होगा अगर आप लोग मतलब कि थोड़ा डाइट को ज्यादा फोकस करते हो तो आपको पता होगा कि यार इसमें कितना ज्यादा मल्टीग्रेन बोला जाता है कि मल्टीग्रेन कंज्यूम करो। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे आर वेरी रिच इन मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया। इसके अलावा ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स में काफी रिच होते हैं और इसमें जो प्रोटीन ज्यादा होता है। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड इज प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें बेटर अमीनो एसिड प्रोफाइल होते हैं। इसके अलावा डिजीजेस से सेव होता है, मतलब जैसे आपको पता है रोटी खाने से क्यों मना करते हैं व्हीट, क्योंकि व्हीट में बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है। तो ये जो मल्टीग्रेन ये जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं ये जनरली ग्लूटेन फ्री होते हैं
और ये एक व्हीट का काफी मतलब जो गेहूं है उसका एक सब्स्टिट्यूट है इन सेलिक डिजीज। इसके अलावा इसमें जो ग्लूमेटिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। ये गुड फूड है डायबिटिक पर्सन के लिए, और इवन कि जो कुछ हार्ट से रिलेटेड डिजीज है उनको कम्बाट कर सकता है, एनीमिया को कम्बाट कर सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इन सबको कम्बाट कर सकता है। अगर हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी देखें, मैंने आपको अभी बताया कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, क्लाइमेट के जैसा भी हो ये वहां पे उग जाती है। इसके अलावा फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम प्रोवाइड कर सकता है। इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा वैल्यू एडिशन कैन लेड टू इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है। मतलब अगर आप इसके प्रोडक्ट्स के थ्रू कुछ और फूड प्रोसेसिंग करते हो तो इकोनॉमिक हमें और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट न्यूज है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST OBC इन लोकल बॉडीज कैन नॉट एक्सीड 50% सुप्रीम कोर्ट। देखो ये न्यूज वैसे आज पुरानी नहीं है। एक सेकेंड गाइस, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, एक मिनट। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी पॉलिटी एंड कोऑर्डिनेट्स में कवर होगी अंडर GS2, ठीक है। कि जो SC ST या OBC को अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं लोकल बॉडीज में वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इवन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि भी कहीं भी क्या है जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी के जो जजमेंट कब से आई है, जब देखो महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट 1961 के सेक्शन 112 क्लोज 2 क्लोज C के जजमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसने क्या किया था कि जिसने ये बोला था कि स्टेट को 27% रिजर्वेशन तो ओबीसी को देनी होती है लोकल बॉडीज में, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है ओनली ओबीसी के लिए वो स्टैट्यूटरी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन। मतलब कि समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए इज ओनली स्टैट्यूटरी, वो सिर्फ स्टैट्यूटरी है, अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन। जैसे आपको पता है आर्टिकल 16 के अंदर हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन देते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह को, अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, ठीक है। मतलब कि देखो SC और ST को जो हम रिजर्वेशन देते हैं ये आपको पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, लेकिन जो ओबीसी को रिजर्वेशन देते हैं वो स्टैट्यूटरी, वो ओनली स्टैट्यूटरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम क्या एक ट्रिपल टेस्ट लिया, मतलब कि ये कब लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में के कृष्णामूर्ति और ओवरएस फर्नेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2010 में, और इन्होंने बोला कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, अगर वो लोकल बॉडीज में रिजर्व कर रहे हैं सीट्स ओबीसी के लिए तो उनको कुछ चीजें उनके साथ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक डेडिकेटेड कमीशन सेटअप करना पड़ेगा जिसमें वो देखेंगे, जिसमें एक सेकेंड, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देनी है तो उससे पहले उनको कुछ चीजें उनको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, उस स्टेट को कमीशन को सेटअप करना होगा। मतलब वो कमीशन ऐसा होगा वो सिर्फ ये काम करेगा, थोरो इंक्वायरी करेगा, मतलब कि पूरी केयरफुल मैनर में कॉम्प्लाई करेगा कि लोकल बॉडीज में किस क्या नेचर है, क्या इम्प्लीकेशन है बैकवर्डनेस की, मतलब कि कितनी ज्यादा बैकवर्डनेस है। फिर उसके अलावा हम देखेंगे कितने प्रोपोर्शन में हमें रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट है लोकल बॉडी में, मतलब कि कितने ज्यादा आपको कितना नंबर है उन बैकवर्ड लोगों का, उस हिसाब से हमें कितना ज्यादा रिजर्वेशन करनी चाहिए इन द लाइट ऑफ वो जो भी कमीशन रिकमेंडेशन करेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर ये बोला था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा फिर भी नहीं हो सकते टोटल सीट्स के, रिजर्व इन फेवर ऑफ SC ST OBC टेकन टुगेदर, मतलब कि इन तीनों कास्ट के लिए इकट्ठे एग्रीगेट 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होगा आर्टिकल 243 डी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोलता है कि जो रिजर्वेशन है SC ST और वुमेन के लिए पंचायत और चेयरपर्सन के ऑफिस में पंचायत में, ठीक है। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और लेजिस्लेचर जो असेंबलीज हैं उनमें कहीं भी ओबीसीज के बारे में रिजर्वेशन की बात नहीं की हुई है, ठीक है। ओबीसीज के बारे में जो ठीक है, इवन की लोकल बॉडीज के बारे में भी नहीं की हुई है, ठीक है। और वुमेन्स की भी जो रिजर्वेशन है वो मेनली पंचायत में दे रखी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि आप रिजर्वेशन के लिए कोई प्रोविजन बना सकते हो फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। देखो गाइस कुछ है नहीं, सिंपल बात यह है कि महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट 1961 के एक सेक्शन को चैलेंज किया गया था, तो उस सेक्शन में जजमेंट बताया है कि जिसने उसमें क्या था, देखो इस सेक्शन के अंदर क्या था कि 27% रिजर्वेशन है वो ओबीसी के लिए है लोकल बॉडीज में, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भी देखो SC और ST कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप फिर भी रिजर्वेशन देना चाहते हो ओबीसी को तो अपनी लोकल बॉडीज में, ठीक है। लोकल बॉडीज में आपको पता है ओबीसी के लिए नहीं होता, लोकल बॉडीज मतलब कि म्युनिसिपल लेवल पे और किस लेवल पे, जो आपका पंचायत लेवल पे अगर आप उनको रिजर्वेशन देना चाहते हो तब आपको कुछ चीजें उनके साथ कॉम्प्लाई करना होगा, एक कमीशन सेटअप करना होगा जिसमें आपको देखना होगा कि क्या अभी नेचर है, कितनी तरह से बैकवर्डनेस है, उस हिसाब से फिर आपको रिजर्वेशन कितने प्रोपोर्शन में देनी है वो आपको बताना होगा, और उसके अलावा क्या है 50% से ज्यादा फिर भी नहीं होगा।
ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑन academia collaboration between Indian and foreign higher educational institutions रिलीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी क्या है, इंडिया और फॉरेन की जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनमें कुछ कोलैबोरेशन हुआ। अभी क्या, तो ड्राफ्ट यूजीसी आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें क्या हुआ, अकेडमिया कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि हम क्या कर सके, ज्वाइंट डिग्री बच्चों को ऑफर कर सके, डुअल डिग्री ऑफर कर सके, ट्विनिंग प्रोग्राम ये सब ऑफर करने को। डुअल डिग्री का मतलब क्या है, जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इंटीग्रेटेड एमटेक, इंटीग्रेटेड एमबीए, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे इंटीग्रेटेड एमटेक 5 साल में हो जाती है। अगर आप अलग से बीटेक प्लस एमटेक करोगे तो 4 साल की बीटेक होती है, 2 साल की एमटेक होती है तो वो 6 साल हो जाती है। अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक करते हो तो आपको डुअल डिग्री मिलती है 5 सालों में। ठीक है, उसी तरह ज्वाइंट डिग्री का मतलब क्या हो गया कि आपको 2 कंट्री से वो डिग्री मिलेगी। ठीक है, फिर ट्विनिंग प्रोग्राम्स रेगुलेशन 2021, जिसको अभी फ्रेम किया गया किसके द्वारा, यूजीसी, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। इससे पहले भी इस स्कीम को, इस ड्राफ्ट को अनाउंस किया गया था बजट 2021 में। अभी क्या है, कोलैबोरेशन हम किस तरह में कर सकते हैं, 3 तरह से कर सकते हैं, जरा हम देखते हैं। ट्विनिंग अरेंजमेंट के क्या होगा, स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो कुछ स्टडी अपनी इंडिया में कर सकता है और कुछ आधी स्टडी क्या कर सकता है, हायर फॉरेन इंस्टीट्यूट में कर सकता है। मतलब कि लाइक सपोज करो आपका कोई प्रोग्राम है 2 साल का, जैसे एमटेक होता है, आई डोंट नो अबाउट एमबीए, आई ओनली नो अबाउट एमटेक। ठीक है, अगर आपका 2 साल का एमटेक होता है तो ये होता है ना, पहला साल आपका कोर्स वर्क होता है, वो आप अपने कॉलेजेस में करते हैं, उसके बाद अगला जो 1 साल होता है वो मेनली आपको प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये हो सकता है आपका 1 साल पहले कि आप इंडिया में कर लो और अगला जो 1 साल है वो अपना फॉरेन में जाके वहां पे प्रोजेक्ट कर लो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके। ठीक है, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम में क्या होता है, जो आपका पूरा कोर्स है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वो इंडियन और, एक सेकेंड गाइस, हाँ, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम में क्या होता है, जो भी आपका कोर्स होता है वो इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि कुछ इंडियन जो है, जो हाई इंडियन के इंस्टीट्यूट और फॉरेन इंस्टीट्यूट दोनों इकट्ठे मिलके क्या करते हैं, उस कोर्स को डिजाइन करते हैं। और जो आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी वो आपको दोनों कंट्रीज के द्वारा अवार्ड की जाएगी, लेकिन एक सिंगल सर्टिफिकेट के। ठीक है, डुअल डिग्री प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें क्या होता है, इंडियन और जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कुछ तरह से रेगुलेट करते हैं सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस फॉरेन कोलैबोरेशन का बेनिफिट क्या होगा। देखो, ऑफकोर्स आपको अच्छी हर चीज आपको इंप्रूव मिलेगा, मतलब कि रेपुटेशन आपको अच्छी मिलेगी, इंप्रूव्ड वर्ल्ड रेपुटेशन। ठीक है, हमारी इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी रेपुटेशन बढ़ेगी। इसके अलावा हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में जो मटेरियल अवेलेबल नहीं है वो क्या होएगा, वो अवेलेबल कराया जाएगा। और इसके अलावा हम कुछ और एक्सपर्ट्स अपने इंडिया में बना सकते हैं, चांस फॉर इमर्जिंग साइंटिस्ट टू वर्क विद द एक्सपर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, अभी ये आपको पता ही होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, वी शुड परमिटिंग क्रेडिट्स एक्वायर्ड इन फॉरेन कंट्रीज टू बी काउंटेड फॉर अ अवार्ड ऑफ डिग्री। इसके अलावा हम अलाउ कर सकें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को कि वो क्या कर सकें कि अपने इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस इंडिया में खोलें, मतलब कि जो और वर्ल्ड में किसी और कंट्री में यूनिवर्सिटी था वो अपने इंडिया में ब्रांच खोल सके। इसके अलावा एक स्पार्क स्कीम को लॉन्च किया गया था, दैट इज द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमी एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ताकि वो क्या कर सके, एकेडमी और रिसर्च कोलैबोरेट कर सके बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि जैसे इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है, टॉप IITs या IIMs है, वो क्या कर सके, जो वर्ल्ड के अदर जो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके साथ कोलैबोरेट कर सके और कोलैबोरेट करके अच्छे से रिसर्च करें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अभी क्या जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। तो कहती जो हमारी न्यूज है ये हमारी सोसाइटी में ही कवर होगा, क्योंकि हम सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों को जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स दोनों ही किसके द्वारा रिलीज किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। देखो अभी आप देखना, नोटिस करना कि हम अलग से ऐसा गवर्नमेंट स्कीम नहीं पढ़ते। अब देखो जैसे हमने स्पार्क स्कीम पढ़ी तो ये आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह हम काफी डिफरेंट स्कीम्स पढ़ते रहते हैं, तो ये आपको अलग से लिख लिया करो। इससे आपको क्या होगा, मतलब कि आपका माइंड है वो अच्छा से चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस इंडेक्स में नियर अबाउट 111 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया गया और इसमें 111 म्युनिसिपैलिटीज और 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया। ठीक है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये बताता है किस सिटी में कितनी अच्छी लाइफ की क्वालिटी है और क्या इनिशिएटिव्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट को। मतलब कि कैसा ट्रांसपोर्ट है वहां पर, कैसा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी आपके पास जो ड्रिंकिंग वाटर, जो सैनिटेशन फैसिलिटी है,
ये सब हम इस पे क्या करते हैं और कितना इजीली आप ट्रांसपोर्ट या हर एक चीज को असेस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बात ये है। और क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे आप उसका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और अच्छा बढ़ा सकते हो। ये एक हमें बताती है, इट प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग सिटीज अक्रॉस इंडिया। किस किस पे बेस होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है सिटी की, कितना अच्छा वहाँ पे इकोनॉमिक है, मतलब लोग कितने अमीर हैं, इसके अलावा सिटीजन सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कितने साल तक वो इतना सस्टेन कर सकते हैं, एंड सिटीजन परस्पेक्टिव, सिटीजन का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। ठीक है, पहला जो एडिशन था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का वो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है इस साल, दैट इज 2021 में, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ये देखेगा कि किस तरह से जो इंडियन की जो म्युनिसिपैलिटीज है उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा बेस्ड ऑन देयर डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शन। अब किस किस सेट पे वो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम रिलीज करते हैं, इसमें मेनली 20 सेक्टर्स को कवर करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड वेस्ट वाटर, जो भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं सैनिटरी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड परमिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू मैनेजमेंट, इन सबको कवर करेगा। और फिर उसके अलावा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो टॉप रैंकिंग है वो बेंगलुरु है और फिर पुणे है। और लेस देन मिलियन कैटेगरी, देखो आपको पता है कहीं स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनके जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि जिसकी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और जिसकी 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। तो मिलियन प्लस में जो टॉप रैंकिंग है वो बेंगलुरु है और मिलियन है। लेस देन मिलियन में कौन है, शिमला और भुवनेश्वर है। ठीक है, और इसमें म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपको पता है इंदौर पहले क्लीनलीनेस इंडेक्स में भी रैंक किया, सूरत और भोपाल है। और लेस देन मिलियन में कौन कौन है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तिरुपति एंड गांधीनगर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021। देखो ये जो रैंकिंग है वो कैलकुलेट करती है किसी भी यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस को 4 पैरामीटर्स पे, कि वहां पे एकेडमिक का रेपुटेशन कैसा है, एम्प्लॉय रेपुटेशन कैसी है, रिसर्च कितने हिसाब से, साइटेशंस पर पेपर। देखो साइटेशंस पर पेपर क्या होता है, लाइक क्या होता है रिसर्च में, क्या होता है आप लोगों को क्या होता है अपने पेपर्स पब्लिश करने होते हैं, आपके पेपर को और कितने बच्चे देख रहे हैं, आपके पेपर को कितने बच्चे रेफर कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं साइटेशंस पर पेपर। ठीक है, और फिर देखते हैं उस इंस्टीट्यूट की रिसर्च फैकल्टी की कितनी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, लाइक जो प्रोफेसर होते हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने मतलब वो प्रोफेसर आगे कितने बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि और बच्चों को कितना, लाइक अगर आपके जो प्रोफेसर हैं अगर उनके अंडर 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको पीएचडी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह की रिसर्च में वो क्या कर रहे हैं, योगदान अपना दे रहे हैं। ठीक है, इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका ही नहीं है कि हम क्या कर सके, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें कि वो आइडेंटिफाई कर सके लीडिंग यूनिवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, 12 इंडियन इंस्टीट्यूट्स को रैंक किया गया अमंग द टॉप 100, जिसमें जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है वो ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो मोस्टली इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो तो IISc बेंगलोर होता है, IITs होती हैं जो कि टॉप 7 है। उसके अलावा जो प्राइवेट में जब एक ही है, दैट इज द ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। ये जो मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 21 स्टेट्स में। इसके अंडर क्या होगा, जो भी नॉलेज है CSIR इंस्टीट्यूशंस के बेस पे उनको यूटिलाइज की जाएगी और हम उस नॉलेज से हम इंडियन फार्मर्स की हेल्प करेंगे और इंडस्ट्री की हेल्प करेंगे, किस तरह से हम अपनी जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी कर सकें। नीड क्या है, हमको पता है कि इंडिया में डाइवर्स तरह का क्लाइमेट है, ठीक है, कंडीशंस है। इसमें जो इंडिया है लेकिन सिर्फ 0.6% ही फ्लोरिकल्चर मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि जो फूल वगैरह होते हैं इंडिया ज्यादा इसकी प्रोडक्शन नहीं है, जबकि इंडिया के पास जबकि क्लाइमेट है वो बहुत मतलब कि डाइवर्स है, मतलब कि किसी ना किसी स्टेट में आप किसी ना किसी साल के किसी ना किसी महीने में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 1200 मिलियन जो US$ की जो वर्थ है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स की वो इंडिया में इंपोर्ट की जाती है हर साल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। फ्लोरिकल्चर आपको पता है इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स को ग्रो करना, उनको मार्केटिंग करना, या फिर कुछ इस तरह के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना और उनको क्या करना, मार्केटिंग करना। नेक्स्ट है झारखंड टेबल्स द फर्स्ट आउटकम बेस्ड बजट। ठीक है, तो आउटकम बेस्ड बजट देखो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बजट होता है। आउटकम बेस्ड बजट में क्या होता है, देखो लाइक सपोज करो आपकी 2 चॉइसेस है, आपके पास 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज में आप शूज भी खरीद सकते हो। ठीक है, चलो 1000 रुपीज ले लो। ठीक है, 1000 रुपीज में आप शूज भी खरीद सकते हो या फिर आप अपनी टी-शर्ट भी खरीद सकते हो। अब आप देखते हो कि मैं शूज खरीदूं या टी-शर्ट खरीदूं, आपको रिक्वायरमेंट दोनों है। आउटकम का मतलब क्या होता है, आप ये सोचते हो कि किस चीज को मैं समझ लो, मतलब आप अगर लास्ट देखते हो कि लास्ट
टाइम जब मैंने शॉपिंग करी थी, तो आउटकम किसका ज्यादा अच्छा था, तो उस चीज को आप चूज करते हो और आप सेकंड ऑप्शन को क्या करते हो, डिस्कार्ड करते हो। लाइक अगर आपको शूज का ज्यादा अच्छा रहा आपका, तो आप टी शर्ट को डिस्कार्ड कर दोगे, शूज ले लोगे, ठीक है। तो आउटकम बेस्ड बजटिंग ये होता है। आउटकम बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट के जो प्रीवियस प्रोग्राम है उनके आउटकम्स को एनालाइज करता है और फिर देखता है कि जहां पे जो वेदर जो मनी हमने स्पेंड करी है वो जो सैंक्शन करी थी उसने वो पर्पस फुलफिल किया है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लास्ट टाइम 1000 रुपीज के शूज लिए थे, वो मेरा खर्चना सही था या नहीं, अगर वो सही था तो मैं इस बार दोबारा शूज खरीदूंगी, अगर वो नहीं सही था देन आई विल चेंज माई चॉइस, ठीक है। इसके अंदर हर एक मिनिस्ट्री को एक सेक्टर दिया जाता है कि आप उसको हैंडल करो एंड इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ प्रिलिमिनरी आउटकम बजट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच कंपेरिजन, ठीक है। फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताना होता है कि हाँ, अगर हम इस बजट इस सेक्टर को इतना रुपया एलोकेट कर रहे हैं तो हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम कैसे बताते हैं, जो हमारा प्रीवियस जो हमारा रह चुका होता है, जो हमने आउटकम देखा था उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, ठीक है। इससे हम इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम ऑफ बजट, ठीक है। आउटले क्या होता है, जो प्रेफर किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा सेंक्शन किया गया है। आउटपुट क्या होता है, आप कितना उस प्रोग्राम का कितना प्रोडक्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना मुझको मिलेगा, ठीक है। आउटले मतलब कि मैंने शूज खरीदने के लिए 1000 रुपीज दे दिए हैं, इट इज कॉल्ड एज आउटले। आउटपुट मतलब मैं चाह रही हूँ कि ये शूज मेरे 2 साल चले, तो ये मेरा आउटपुट है, एक्सप्रेस इन फिजिकल टर्म। आउटकम का मतलब क्या, गोज बियॉन्ड म्योर आउटपुट, मतलब कि लेकिन अगर 2 साल की जगह आपका 3 साल चल गया, इट कवर क्वालिटी और इफेक्टिवनेस कवर करता है किसी गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। सो ये इसका मतलब होता है आउटपुट, आउटले और आउटकम। आई होप आपको समझ में होगा। लास्ट न्यूज आज की रेड राइस। अभी क्या है, फर्स्ट जो कंसाइनमेंट है रेड राइस का, उसको यूएसए के लिए फ्लैग कर दिया गया। ये तो रेड राइस होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ये आयरन में रिच होता है और ये मेनली ब्रह्मपुत्र वैली में ग्रो होता है ऑफ असम विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर। लोकली असम में इसको रेड राइस को बावधन भी बोलते हैं और ये जो राइस है वो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ असामीज फूड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।